प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सबका स्वागत है एक बार फिर से हमारी हिंदी कक्षा में। तो आज जो हमारा टॉपिक है, हमारा वो विषय है, वो है अनुच्छेद लेखन। तो आप सब जानते हैं कि जो आपका सेकंड टर्म का सिलेबस है, उसमें जितने भी प्रश्न आने हैं वो सारे के सारे निबंधात्मक प्रश्न हैं, यानी कि कोई भी एक दो पंक्तियों वाला या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होते हैं, तो उनमें से आपको कोई प्रश्न नहीं आएगा। तो जो छोटे से छोटे प्रश्न हैं वो भी 3 से 4 पंक्तियों वाले होंगे, और उसके बाद अभ्यास में से जो हमारे किताब की अभ्यास है पुस्तक की, उसमें से 6-7 पंक्तियों वाले, और जो हमारा व्याकरण भाग है उसमें अनुच्छेद लेखन, पत्र लेखन, तो ये सारी चीजें आपको आने वाली हैं। तो आज जो हम जिस चीज पे चर्चा करने वाले हैं वो है अनुच्छेद लेखन। तो हम आज 2 अनुच्छेद पढ़ेंगे। आप इन्हें ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से सुनिएगा, और फिर इन्हें अपनी कॉपियों पे लिखिएगा। लेकिन लिखने से पहले पढ़ना बहुत आवश्यक होता है, तो इसलिए ध्यान से पढ़िए और फिर उसे अपनी कॉपियों पे लिखिए। तो जो पहला अनुच्छेद है हमारा, वो है मैंने लोहड़ी का त्योहार कैसे मनाया। तो आप सब जानते हैं कि हमारा देश भारत त्योहारों का देश है। बहुत से त्योहार अलग अलग समय पर मनाए जाते हैं, और ख़ास तौर पर हमारे पंजाब में तो बहुत से त्योहार हैं जो हम हर वर्ष मनाते हैं। तो उन्हीं त्योहारों में से एक बहुत ही प्रमुख त्योहार है लोहड़ी का त्योहार। तो अभी पिछले दिनों हमने ये लोहड़ी का त्योहार मनाया। तो आप सब जानते हैं कि जनवरी महीने के 13 तारीख को आमतौर पर तो ये लोहड़ी का त्योहार होता है। तो पिछले महीने हमने ये त्योहार मनाया। तो हमारा अनुच्छेद इसी से संबंधित है कि मैंने ये लोहड़ी का त्योहार कैसे मनाया। तो उसी से संबंधित हम ये अनुच्छेद पढ़ेंगे। ध्यान से सुनिएगा, और आपके पास अपनी किताबें भी हैं तो आप अपनी किताबों पे भी ध्यान दे सकते हैं। तो ये वीडियो भी आपको मिल जाएगा, तो आप बाद में भी इसे पॉज करके सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अपनी कॉपियों पे लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला अनुच्छेद, मैंने लोहड़ी का त्योहार कैसे मनाया। इस वर्ष मैंने अपने मित्रों के साथ मिलकर लोहड़ी का त्योहार मनाया। हमने सभी मोहल्ले वालों को इकट्ठे लोहड़ी मनाने के लिए मनाया। हर एक घर से 100-100 रुपए इकट्ठे किए। हमने लोहड़ी से 3-4 दिन पहले ही लोहड़ी की तैयारियां शुरू कर दी। सभी ने कोई ना कोई जिम्मेवारी ली। कुछ मित्र लकड़ियां और उपले खरीदने चले गए, तो कुछ तिल, रेवड़ियां, गच्चक, मूंगफली खरीदने चले गए। मैंने सभी के लिए कॉफी का प्रबंध किया। लोहड़ी वाले दिन शाम को लकड़ियों का ढेर बनाकर उनमें अग्नि प्रज्वलित की गई। सभी ने उन जलती हुई लकड़ियों की परिक्रमा की तथा माथा टेका। परिक्रमा करना होता है, तो जब हम जलती हुई लकड़ियों के चारों तरफ घूमते हैं, तो एक सर्कल बनाकर, तो उसे हम परिक्रमा करना कहते हैं। चारों ओर एकता तथा भाईचारे का वातावरण बन गया था। हमने सभी को मूंगफली, गच्चक, रेवड़ियां और कॉफी दी। इतने में ढोल वाले ने ढोल बजाना शुरू कर दिया। सभी लड़कों ने भंगड़ा डाला। जो भंगड़ा है हमारा लोक नृत्य, तो हम सबका फेवरेट लोक नृत्य है। तो कोई भी खुशी का फंक्शन हो तो वो बिना भंगड़े के पूरा नहीं होता है। तो लोहड़ी तो है ही खुशी का त्योहार, और खास तौर पर जिन परिवारों में अभी अभी किसी की शादी हुई हो या फिर किसी बच्चे का जन्म हुआ हो, लड़के का या लड़की का, तो उन लोगों के लिए तो ये खास तौर पर खुशी का त्योहार हो जाता है। तो इसलिए बिना भंगड़े के कोई भी जो हमारा फंक्शन है, खुशी का फंक्शन, वो पूरा नहीं होता। तो सभी लड़कों ने भंगड़ा डाला। मोहल्ले के लोग हमारे द्वारा किए गए प्रबंध से बहुत खुश थे। हमें लोगों ने अगले वर्ष फिर इसी तरह लोहड़ी मनाने के लिए आग्रह किया। इस तरह सभी हंसी खुशी अपने अपने घरों को लौट गए।
सचमुच मुझे अपने मोहल्ले के सभी लोगों द्वारा एक साथ मिलकर लोहड़ी मनाना आज भी याद है। तो ये हमारा पहला अनुच्छेद है, मैंने लोहड़ी कैसे मनाई। तो उम्मीद है कि जो आपका लोहड़ी मनाने का तजुर्बा होगा, अनुभव होगा, वो भी लगभग इससे मिलता-जुलता ही होगा। तो ये तो हमने जो हमारी किताब पर, जो हमारी पुस्तक में, हमारे पाठ्यक्रम में जो अनुच्छेद दिया गया है, वो हमने यहाँ पर पढ़ा। लेकिन अगर आपका अनुभव इससे अलग है और आप उस अनुभव को शब्दों में बयान कर सकते हैं, लिख सकते हैं, तो आप खुद भी एक अनुच्छेद तैयार कर सकते हैं कि मैंने लोहड़ी का त्योहार कैसे मनाया। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो हमने पुस्तक में पढ़ा, सुना, वही हमने लिखना है। तो अगर आप अपना अनुभव हमारे साथ बाँटना चाहते हैं, तो आप एक अलग से भी अनुच्छेद तैयार करके अपनी कॉपी पे लिख सकते हैं, तो और मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। तो ये पहला अनुच्छेद था हमारा। तो एक अनुच्छेद आज हम और पढ़ेंगे और वो है जनसंचार के माध्यम। जनसंचार का मतलब होता है जानकारी को लोगों तक पहुँचाना। तो किन-किन साधनों से जो जानकारियाँ हैं, समाचार हैं, वो लोगों तक पहुँचाए जाते हैं। क्योंकि आज का युग संचार का युग है। जानकारियाँ बहुत तेज़ी से बदल रही हैं। अभी आप कुछ सुनते हैं और अगले ही पल वो बदल जाता है। इसलिए अपने आप को उन जानकारियों के अनुसार अप टू डेट रखना बहुत ज़रूरी है। तो इन चीज़ों में जो हमारी सहायता करते हैं, वो हमारे जनसंचार के माध्यम होते हैं। किन-किन माध्यमों से हम अपनी जानकारियों को सही रख सकते हैं, अप टू डेट रख सकते हैं, ये हमारा आज का विषय है, जनसंचार के माध्यम। चलिए पढ़ते हैं इस अनुच्छेद को। प्रत्यक्ष रूप से अपनी बात दूसरों को कहने की अपेक्षा समाज के हर वर्ग के साथ संवाद स्थापित करना जनसंपर्क या जनसंचार कहलाता है। प्राचीन समय में विचारों, सूचनाओं व आदेशों को शिलालेख, भोजपत्र, मुनादी आदि के द्वारा लोगों तक पहुंचाया जाता था। लाउड स्पीकर के माध्यम से भी संदेश पहुंचाया जाता रहा है। समय के साथ साथ तकनीकी विकास होने पर संचार के साधन भी आधुनिक हो गए हैं। आज समाचार पत्र, मैगजीनें, रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा, इंटरनेट तथा मोबाइल जनसंचार के सशक्त माध्यम हैं। तो ये कुछ माध्यम हैं जिनका हमने अभी-अभी नाम पढ़ा कि जिन माध्यमों से सूचनाएं एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाई जाती हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाई जाती हैं। तो जो पहले पुरातन समय में सूचनाओं को पहुंचाने का जो साधन थे और आधुनिक समय में जो सूचनाओं को पहुंचाने के साधन हैं, उनमें बड़ा फर्क आ गया है। आज के जो साधन हैं, वो बड़े तेज हो गए हैं, बहुत फास्ट हो गए हैं, बहुत तेजी से सूचनाओं का आदान-प्रदान होता है। और उनमें जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इन दिनों संचार का साधन है, वो है इंटरनेट और मोबाइल। आप हर रोज़ इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, सूचनाओं को दूसरों तक पहुँचाने के लिए। चाहे हम एक सादा एक मैसेज ही टाइप करके क्यों ना भेज रहे हों, वो भी हमारी सूचनाओं के आदान-प्रदान का एक उदाहरण है। और आप जानते हैं कि आप 1 सेकंड में पलक झपकते ही अपना जो संदेश है वो दूसरे लोगों तक पहुँचा सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से। तो ये सूचनाओं का जो आदान-प्रदान है, जानकारियों का जो आदान-प्रदान है, वो बहुत तेज़ हो गया है इंटरनेट के कारण। और मोबाइल जो है वो इंटरनेट को यूज़ करने का सबसे बड़ा साधन है इन दिनों। इसलिए पुराने समय के साधनों में और आज के साधनों में बड़ा फ़र्क आ गया है। आज समाचार पत्र, मैगज़ीनें, रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा, इंटरनेट तथा मोबाइल जनसंचार के सशक्त माध्यम हैं। इनका शिक्षा, कला, व्यवसाय, मनोरंजन, व्यापार आदि राजनीति आदि क्षेत्रों में अद्भुत योगदान है। तो ये जो साधन हैं, चाहे वो इंटरनेट है, चाहे वो मोबाइल है, रेडियो है, टेलीविज़न है, सिनेमा है, समाचार पत्र हैं, मैगज़ीन्स हैं, तो इनका बड़ा महत्वपूर्ण रोल है अलग-अलग क्षेत्रों में। चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र ही क्यों ना हो। तो शिक्षा के क्षेत्र का उदाहरण तो हम अभी आप सबके सामने है कि हम एक-दूसरे से दूर बैठे हैं, लेकिन क्लास ले रहे हैं। तो एक-दूसरे के सामने होना आज शिक्षा के आदान-प्रदान के लिए ज़रूरी नहीं रह गया है।
हालांकि वो अलग बात है कि जो शिक्षा की गुणवत्ता है वो आमने सामने बैठने पर बेहतर हो सकती है, ये अलग बहस का विषय हो सकता है। लेकिन ये भी सच है कि इंटरनेट ने और बाकी जो साधनों के हमने नाम लिए, एक दूसरे तक जो पहुंच है वो आसान करती है। बहुत आसानी से हम एक दूसरे तक पहुंच सकते हैं, चाहे हम दुनिया के किसी भी कोने तक बैठे हों। तो इसलिए चाहे शिक्षा है, चाहे कला है, व्यवसाय, आपका कामकाज है, मनोरंजन है, व्यापार है, राजनीति है, पॉलिटिक्स है, तो इन सभी के जो संचार है इन सब का, तो उनके प्रचार प्रसार में जो हमारे जनसंचार के माध्यम हैं, उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। समाज के प्रत्येक वर्ग, विशेष रूप से युवा वर्ग पर तो इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। उसके रहन सहन, बोलचाल, वेशभूषा तथा व्यवहार आदि पर भी गहरा असर पड़ा है। किंतु समाज पर इनकी अधिकता व नई नई तकनीकों के कारण मानव की मानसिक शांति को भी भंग किया है। तो ये जो चीज है वो भी हमें ध्यान में रखनी है कि ये जो जनसंचार के साधन और खासतौर पर मोबाइल और इंटरनेट है, तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ये हमारी सहूलियत के लिए है, हमें फैसिलिटेट करने के लिए है। तो ये सब कुछ नहीं है। बहुत सी चीजों की जगह अभी भी इंटरनेट और मोबाइल या अन्य संचार के साधन है वो नहीं ले सकते हैं। एक अध्यापक का स्थान है वो मोबाइल नहीं ले सकता है, हमें इस बात का भी ध्यान रखना है। और ये बहुत ज्यादा इनके इस्तेमाल से जो हमारी मानसिक शांति है, जो हमारा मेंटल पीस है, वो भंग होता है। इसलिए इनका इस्तेमाल जरूर करना चाहिए, लेकिन कुछ सावधानियों के साथ ही इनका प्रयोग किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त ड्रग्स, हिंसा, हत्याएं व साइबर क्राइम भी बढ़ रही हैं। अब समाज को तय करना है कि वह इनका सदुपयोग करेगा अथवा दुरुपयोग करेगा। तो इसलिए ये जरूरी है कि हम इसका उपयोग करें, लेकिन उपयोग करने के साथ साथ ये भी जरूरी है कि इसका सदुपयोग करें, इसका सही इस्तेमाल करें। तभी ये जो साधन है, संचार के साधन, वो हमारे लिए फायदेमंद हो सकते हैं। तो ये 2 अनुच्छेद आज हमने पढ़े। मैंने लोहड़ी का त्योहार कैसे मनाया और जनसंचार के माध्यम। तो एक बार फिर से आप इन्हें अपनी किताबों से पढ़िएगा। ये वीडियो भी आपको मिल जाएगा, तो आप इसको भी दोबारा से सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं और उन्हें अपनी कॉपियों पे लिखिएगा। तो अगले दिनों में हम सब आपके घरों तक पहुंचकर जो आपकी कॉपियां हैं वो चेक करने वाले हैं। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि आप लोग अपनी कॉपियां जो हैं वो पूरी रखें। किसी भी तरह से आपकी कॉपियां अधूरी ना हों, ये बहुत ज़रूरी होगा। तो आज की कक्षा के लिए हमारे पास इतना ही है। तो अगली कक्षा में हम फिर से मिलेंगे एक बार। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं।